खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। काफ़ी दिनों से करंट इशू पे और इस किस्म के मसाइल पे मैं अपना आपसे मुखातिब होता रहा हूं थ्रू माय वीडियोस, लेकिन आई एम नाउ रिटर्निंग वंस अगेन टू आवर मेन सीरीज, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। ठीक है। हम अब आ जाते हैं 1935 इंडियन एक्ट पे, जिसके मुताबिक 37 में इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद सारे हिंदुस्तान की जो वो पॉलिटिक्स है वो कम्युनलिज्म के शिकार हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, उस पर भी बात होनी बड़ी लाजमी है। सिर्फ इतना बताता चलूँ कि 1935 दिसंबर में 31 सॉरी 1931 दिसंबर में वेस्टमिनिस्टर स्टैच्यूट जो है, द स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर, स्टैच्यूट होता है एक डेक्लरेशन, अ लॉ इशू हुआ था जिसके मुताबिक ये डिसाइड हुआ कि जो ब्रिटिश डोमिनियंस है ना, वो अपनी इलेक्शंस लड़ेंगी और सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यानी ब्रिटिश मॉनर्क होगा। उस लिस्ट के अंदर हिंदुस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन। आपको पता है 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें डोमिनियन स्टेटस डिमांड किया गया था। उसके बाद तो कांग्रेस ने लाहौर के अंदर 1929 दिसंबर में फुल इंडिपेंडेंस की भी बात कर ली थी। और जिन्ना साहब ने एक्चुअली 1929 जून में एक ख़त लिखा था प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को कि देखें, आप हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दे दें, वरना कांग्रेस के साथ सारे लोग मिलते जा रहे हैं और वो आज़ादी चाहते हैं। तो ये है बैकग्राउंड। लेकिन जब ये वो क्या कहते हैं स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर, द लॉ ऑफ वेस्टमिनिस्टर आई, तो उसके अंदर कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो उनकी वाइट कॉलोनीज हैं उनको उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे अब इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत होगी और वही सारे अपने मसाइल जो हैं अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमतों के ज़रिए करेंगे। लेकिन नॉमिनली द हेड ऑफ स्टेट विल बी द ब्रिटिश मॉनर्क, बट इंडियाज़ डिमांड टू बी इवन डोमिनियन स्टेटस जो नेहरू रिपोर्ट में है वो रिजेक्ट हो गई। और कई राइटर्स का ये ख्याल है, जिसमें से वॉल्टर रीड की आप एक किताब पढ़े, यू कैन लुक अप द बुक, वेयर ही हैज़ आर्ग्यूड ओवर एंड ओवर अगेन कि अंग्रेज़ों का किसी मौके पे हिंदुस्तान को आज़ादी देने का तो दूर से डोमिनियन स्टेटस देने का भी ख्याल नहीं था। और मेरी जो जर्नली किताब में उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह अंग्रेज़ आखिर तक डोमिनियन स्टेटस का जिक्र करते हुए भी उसको कॉम्प्लिकेट करते गए। कब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का जिक्र किया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और लगा कि अब अगर हिंदुस्तान को ये भी ना कहा जाए तो फिर कांग्रेस की जो डिमांड है कि हमें इंडिपेंडेंट करें वो और मजबूत हो जाती है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। इसके बाद जो है ये आ जाता है 1935 एक्ट। उसके अंदर जो मेन क्लॉजेज है ना वो सुन लें आप। इंडिया वॉज टू बी अ फेडरेशन comprising provinces directly under British suzerainty as well as the princely states. राइट टू वोट उन्होंने 2 मिलियन जो था 1919 का एक्ट उसको बढ़ा के 35 मिलियन कर दिया। तो ये बहुत बड़ी इंक्रीज है।
फ्रॉम 2 मिलियन टू 35 मिलियन, लेकिन उस ज़माने की टोटल इंडियन पॉपुलेशन का ये 10 to 11% पर जो है परसेंट पॉपुलेशन को राइट टू वोट मिला। उसमें अडल्ट पॉपुलेशन जिसको राइट टू वोट मिला वो कोई 28.7% थी। सो एवरी fourth person was given the right to vote, or right to vote was dependent on that you paid revenue because you had property. आप, हाँ जी, आप प्रॉपर्टी के मालिक थे और साथ साथ अगर आप एजुकेटेड थे। आम आदमी को कभी राइट टू वोट नहीं मिला जब तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो गए। तो हाँ, सेपरेट इलेक्टर्स को कंटिन्यू रखा गया, और क्योंकि पूना पैक्ट के बाद बिकॉज ऑफ गांधी जीज निगोशिएशंस विथ डॉक्टर अंबेडकर, तो उनको ये दो भी दे दिया गया था। एक कम्युनल अवार्ड आया था जिसमें देखें 1909 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड्स, 1919 में पंजाब के सिखों को, और 1935 के एक्ट में दलित और एंग्लो इंडियन और कुछ और लोगों को भी उन्होंने राइट टू सेपरेट इलेक्टेड, सेपरेट उनके इलेक्शंस एग्री कर दिए थे। लेकिन अब इसको चेंज करना पड़ा पूना पैक्ट के बाद, और दलित्स को इंक्लूड किया गया विद इन द हिंदू पॉपुलेशन, मच अगेंस्ट द विशेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। ये आपको नोट करना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी ने मुझे ब्लैकमेल किया है बाय द थ्रेट ऑफ फास्ट अनटू डेथ, मरण भरत, वरना अगर गांधी जी की डेथ हो जाती तो सारे हिंदू हमारा सत्यानाश कर देते, तो मुझे मजबूरन मानना पड़ा है। ठीक है, दिस इज, मैंने अंबेडकर की पोजीशन भी आपको बता दी है। बट गांधी जी का और कांग्रेस का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें, दोनों देखने चाहिए। वो ये था कि जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि हिंदुस्तानियों को हुकूमत के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, तो अंग्रेज़ उसका जवाब कैसे देते हैं? बाई गिविंग सेपरेट इलेक्टेड्स टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया। 1909 मुस्लिम्स, 1919 पंजाब में सिखों के। वो क्यों किया? ताकि पंजाब में जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, वहाँ पे सिखों ने मुस्लिम मेजॉरिटी को क्वेश्चन कर दिया। और उन्होंने क्या डिमांड किया था? वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा था, हालांकि दे वर ओनली 13.2% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया जो थे ना प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस की पॉपुलेशन, प्रिंसली स्टेट्स को निकाल दें, अगर इंक्लूड कर ले तो 14.1 बनता है, जस्ट 1% डिफरेंस। हाँ जी, लेस देन 1%। बट अपना सिखों की डिमांड थी कि उन्हें 30% दी जाए रिप्रेजेंटेशन पंजाब में। हिंदू जो 29% थे उन्हें भी 30% दी जाए, और मुसलमान जो 56% थे तब, उनको सिर्फ 40% दी जाए। तो इस तरह आप देखें, अंग्रेज़ों ने जहाँ देखा कि एक मेजॉरिटी ज़्यादा असर्टिव हो रही है, तो वहाँ पे ये पॉलिसी इख्तियार की कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है बड़ी, उनको एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन दे दी और सेपरेट इलेक्टेड्स दे दिए। एनी हाउ दैट्स द मेन थिंग। अब होता क्या है, इस इलेक्शन कैंपेन में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का प्रोग्राम तकरीबन एक जैसा है। यूपी के अंदर जो हैं वो, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे हिंदू और मुसलमान, उन्होंने अपनी एक सेपरेट एग्रीकल्चरल ओनर्स पार्टी बना ली थी। ठीक है, लेकिन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान कर दिया कि आने वाले आज़ाद हिंदुस्तान में हम
ज़िम्मेदारी सिस्टम, बिग लैंडलॉर्डिज्म अबॉलिश कर देंगे और पेजेंट्री जो है, कल्टीवेटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स बढ़ाए जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को एक सोवियत मॉडल से इंस्पायर होके रीकास्ट किया जाएगा। कहा जाता है कि बेसिकली नेहरू वॉज इम्प्रेस्ड बाय फेबियन सोशलिज्म। दुरुस्त है, ब्रिटिश लेबर पार्टी की जो सोच थी ना सोशलिस्ट, के ग्रेजुअल रिफॉर्म के ज़रिए आप सोशलिज्म लाए, लेकिन साथ साथ ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट्स ऑफ द सोवियत स्टेट, जो बहुत रैपिडली डेवलप कर रही थी और लगता था कि ये बड़ा एक कामयाब मॉडल है। 5 ईयर प्लानिंग भी उसके अंदर इंक्लूडेड थी। जब ये ऐलान किया गया कि हम जिम्मेदारी ख़त्म कर देंगे, तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स की अपनी रिप्रेजेंटेशन थी, वो घबरा गए कि ये कांग्रेस, एक आज़ाद कांग्रेस लेड कांग्रेस की हुकूमत के अंदर तो हमारी जो ये प्रिविलेजेस हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो इस तरह करके ये बात आगे को बढ़ी। जिन्ना साहब ने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें यही कहा कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट है ना, उनकी ज़ुबान, उनकी कल्चर, उस पर हम बहुत ज़ोर देंगे। जबकि कांग्रेस का था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, equal rights of all citizens before the law without reference to religion, caste or sex. The franchise shall be on the basis of universal adult franchise. कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हम इलेक्शन करवाया करेंगे। ये चीज़ मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में नहीं थी। कम से कम 1936 में जो उन्होंने मैनिफेस्टो किया था ना अनाउंस, उसके अंदर ये नहीं था। उसमें यह था टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड यूनियन बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा इस किस्म का फ़र्क था। इलेक्शन कैंपेन हुई, इलेक्शन रिजल्ट्स जो है मैंने उस पर कई दफ़ा जिक्र किया है। कांग्रेस को जो है 711 सीटें मिली आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1585 जो थी जनरल सीट्स, जिसमें हिंदू वोटर थे और भी सब आ जाते थे, क्रिश्चियंस ये वो। हाँ जी, कांग्रेस ने 58 रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स भी जो थी वो की और 26 जीती, जिनमें से 17 जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जीती, जहाँ पे खुदाई खिदमतगार की ना अब्दुल गफ़ार ख़ान और उनके भाई डॉक्टर ख़ान साहब, अब्दुल जब्बार उनका नाम था, उनकी हुकूमत थी। मुस्लिम लीग को पंजाब में 2 सीटें मिली थीं, जो एक हो गई कि जब राजा गजनफर अली ख़ान जो मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने फ्लोर क्रॉस करके तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो ज्वाइन कर ली। उस ज़माने में सर सिकंदर हयात जो थे वो लीडर थे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का। सिंध में कोई सीट नहीं थी मिली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कोई सीट नहीं थी मिली, बलूचिस्तान में तो इलेक्शन होते नहीं थे, वहाँ पे ट्राइबल जिरगा था, शाही जिरगा उसे कहते थे। बंगाल के अंदर आउट ऑफ आई थिंक 84 सीट्स शायद 40 मुस्लिम लीग को मिली थी और 44 ये कृषक प्रजा पार्टी जो थी काजी फजलुल हक की, चौधरी फजलुल हक भी कहा जाता है शेर बंगाल, उनको मिली थी। तो इस तरह ये पार्टी का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया
तो जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस कर दिया कि अच्छा ये बात बता दूं कि जब उन्होंने कहा था ना कि फ्यूचर इंडिया में हम जिम्मेदारी ख़त्म कर देंगे और इंडिया को सोशलिस्ट मुल्क बनाएंगे, तो कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था। हु वर देयर? सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बड़े नाम हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा, उसको फिर गांधी जी वापस लेके आए थे इन लोगों को कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस जो है ना वो आज़ादी के लिए कर रही है और रिफॉर्म जो है वो ग्रेजुअल होंगे, डेमोक्रेटिकली होंगे। तो विद इन द, आप देख लें कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट विंग था जिसमें जवाहरलाल नेहरू और लोग थे, और एक राइट विंग था जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ इंडियन फ्रीडम की हद तक सबको साथ लेने को तैयार था, लेकिन उसकी बाद में इकॉनमी कैसी होगी, फ्यूचर शेप क्या होगा, उस पे दे वांटेड टू गो ग्रेजुअली फॉरवर्ड विथ रिफॉर्म्स। इलेक्शन रिजल्ट के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐलान कर दिया जी कि रिजल्ट के बाद तो नज़र आता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो फोर्सेस हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक द ब्रिटिश, जिस पे फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल्दो द मुस्लिम लीग हैड बीन राउटेड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, लेकिन ही टुक अप द स्टैंड्स कि नो, देयर आर फोर पार्टीज, द ब्रिटिश, द कांग्रेस, द हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड द मुस्लिम लीग। दिस वॉज ए स्टैंड। और उसके बाद हम नोट करते हैं कि जिन्ना साहब ने एक स्ट्राइडेंट स्टैंड लिया कांग्रेस के खिलाफ। हाउ दैट हैपेंड, वहाँ पे मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है। एक कंट्रोवर्सी तो ये है कि कम से कम यूपी के अंदर लोकल लेवल पे मुस्लिम लीगियों की और कांग्रेस की कोई अंडरस्टैंडिंग थी इनफॉर्मल, कि जो भी रिज़ल्ट आएगा हम यहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, ये रिसर्च जो है वो कई रेफरेंसेस मिल देते हैं जिसका मैंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है, लेकिन अब मेरे इंडियन कोलीग जो हिस्टोरियंस वो कहते हैं जी कोई ऐसा नहीं था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, और लिहाजा ये स्टोरी जो है ना वो अनसब्सटेंशिएटेड है। लेकिन इतना तो फैक्ट है कि जब इलेक्शन हो गए तो फिर कांग्रेस ने ये फैसला किया, सुन लें, कि मुस्लिम लीगी जो जो मुस्लिम लीग के टिकट पे जीत के आए हैं, यूपी के अंदर मुस्लिम लीग को रिजर्व सीट्स में से महल तकरीबन आधी मिल चुकी थी, आधी से ज़्यादा, हाँ जी, वो रिज़ाइन करें फ्रॉम द मुस्लिम लीग और दे शुड जॉइन द कांग्रेस, देन दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर ए मिनिस्टरशिप। अब इंडियन हिस्टोरियन कोलीग्स जो है वो कहते हैं जी ये तो इसलिए लाजमी था क्योंकि आइडियोलॉजिकली कांग्रेस वाज अ सेकुलर पार्टी और मुस्लिम लीग कम्युनल पार्टी थी, तो कैसे वो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते। नाउ दैट्स वन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने फिर इसके बाद ये भी देखा है कि वहाँ के जो मुस्लिम लीग लीडर थे चौधरी खलीकुज़्ज़मान, वो अबुल कलाम आज़ाद को ब्लेम करते हैं कि ये इन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी थी। अबुल कलाम आज़ाद ब्लेम्स नेहरू के ही फाइनली डिसाइडेड कि जब तक ये रिज़ाइन नहीं करेंगे हम इनको मिनिस्ट्री में नहीं लेंगे। वहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन भी है कि जमीयत उलमा हिंद के जो हेड थे हुसैन अहमद मदनी, कहा जाता है उन्होंने कहा था कि ठीक है जो मुस्लिम लीग के टिकट पे भी इलेक्ट हुए हैं वो कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन कर लें ताकि कम से कम यूपी के अंदर मुसलमानों की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, वरना मुस्लिम्स विल बी एलियनेटेड इन द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेकिन जिन्ना साहब अल्टीमेटली ओवर रूल्ड ऑल दिस। उन्होंने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कोई कोalition गवर्नमेंट भी नहीं बन सकती। सो देन इट्स अ बिग क्वेश्चन कि क्या कोalition गवर्नमेंट का आइडिया जो है वो वाकई अग्रीड था या नहीं था। इतना तो फैक्ट है कि इलेक्शन के बाद जो कंडीशन लगाई गई टू बी कंसिडर्ड फॉर अ मिनिस्टरशिप, वो यही था कि मुस्लिम लीग से रिज़ाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करो। एंड दिस इज़ व्हाट जिन्ना देन टुक अप एज अ चैलेंज, and from there on Jinnah doesn't seek any power sharing. Gradually he moves away towards communalism and demands finally on the 22nd of March 1940 the partition of India। मैंने ये भी नोट किया कि उससे पहले भी एक जगह पे उन्होंने पार्टीशन का आइडिया दिया था। I'll come to that later. But today I just wanted to say कि 1935 एक्ट के बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हैं वो ज़रा फ़र्क था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की 1936 की स्पीच के बाद मुसलमानों के अंदर जो लैंडलॉर्ड थे ज़्यादा, उनके अंदर ये एक तहलका मच गया कि अगर ये कांग्रेस की हुकूमत आती है तो फिर हम तो we will lose all our privileges and land, I mean इसके अंदर। इसीलिए सितंबर 1937 में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था बाय सम मेंबर फ्रॉम द पंजाब, ऑब्सक्योर, उनका नाम कभी बाद में भी नहीं सुना। तो लेट मी तो उसके अंदर ये था, ये बिल था कि इस्लामिक शरिया, देखें जो शरिया का मैंने आज कई दफ़ा जिक्र किया, उसके मुताबिक पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन औलाद में ऐसे होती है, द मेल चिल्ड्रन गेट 1 एंड द फीमेल चिल्ड्रन गेट हाफ इन द पेरेंटल प्रॉपर्टीज। और शरिया के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है किस किस्म की प्रॉपर्टी। ये भी इम्पॉर्टेंट है अंडरलाइन करना, क्योंकि अरबों के अंदर तो एग्रीकल्चर लैंड कोई था ही नहीं, वो तो रेगिस्तान में रहते थे। सो फॉर देम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, पेरेंटल इनहेरिटेंस लॉ, हाफ टू गर्ल्स 1 टू बॉयज़, इस किस्म के प्रपोर्शन में। एक प्रपोर्शन बीवियों के लिए भी था। सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अब ये जब बिल आया तो इसके ऊपर ये भी कहा गया कि ये बिल सारी उस प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करता है जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं है। वाई? शरिया को साइडलाइन किया गया। क्या कहा गया कि क्योंकि 1935 एक्ट में एग्रीकल्चर जो है एज अ सब्जेक्ट वो रखा गया है प्रोविंशियल लिस्ट में, उसमें कोई कॉन्करेंट लिस्ट नहीं थी। एक प्रोविंशियल लिस्ट थी और एक सेंट्रल लिस्ट थी। तो क्योंकि ये प्रोविंशियल लिस्ट में है, इसलिए हम तो कोई कानून बना ही नहीं सकते प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस शरिया बेस्ड जो कि एग्रीकल्चर लैंड को भी अप्लाई करे। एंड जिन्ना साहब वाज वन ऑफ दोज हु स्पोक इन फेवर ऑफ इट। और वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने कहा कि वाई नॉट, इस तरह तो फिर जो मुसलमानों के पास ज़्यादातर प्रॉपर्टी है वो तो प्रॉपर्टी लैंड ओनरशिप की है। होता क्या था कि उससे पहले मुसलमानों के अंदर भी यही रूल था जो हिंदुओं के अंदर था, कस्टमरी लॉ। क्योंकि ज़्यादातर ये वही ट्राइब्स थीं जो कभी हिंदू थीं जो मुसलमान हो गई, तो लड़कियों को कुछ नहीं था मिलता पेरेंटल प्रॉपर्टी में। उनको दहेज या वो एक चीज़ और है, व्हेन दे वर मैरिड दे वर गिवन दैट। लेकिन लैंड ओनरशिप और बाकी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ बेटों को मिलती थी।
अब ये डिस्टिंक्शन हो गई कि एग्रीकल्चर लैंड में तो वही पुराना सिस्टम चलेगा, ओनली द मेल्स विल इनहेरिट. वाई? बिकॉज जिना एंड द अदर पीपल डिड नॉट इंसिस्ट कि शरिया हर जगह पे अप्लाई की जाए. वो कम से कम बिल तो पास कर सकते थे ना, बाद में हुकूमत एक्सेप्ट करती या ना करती. इस तरह मैं कहता हूँ कि जहाँ पे नेहरू ने कहा था कि हम जिम्मेदारी ख़त्म कर देंगे, जिन्ना साहब ने इस इशू को उठा के जिम्मेदारी बचाने के लिए, फ्यूडलिज्म को बचाने के लिए इस बिल को सपोर्ट किया और मनवाया. और अब यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ क्या थी. उसमें एक बहुत बड़ी आइटम है कि जो वारदा स्कीम थी एजुकेशन की, जो महात्मा गांधी ने फ्रेम की थी, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती हैं. हाँ जी. सो आई ओनली वांट टू एंड ऑन दिस नोट कि इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, और कांग्रेस को हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली. इसके साथ साथ उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कामयाबी मिली मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे. लेकिन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर नॉट विद द कांग्रेस, दिस इज ट्रू. तो लेट मी एंड ऑन दिस कि जवाहरलाल नेहरू ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ मैस मुस्लिम कॉन्टैक्ट स्कीम. यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर लीडरशिप और मेंबरशिप जो है वो तो ओपन है मुसलमानों के लिए, और कई बड़े बड़े लीडर हमारे मुसलमान हैं, लेकिन मुस्लिम मैसेज को हमने अभी तक मोबिलाइज नहीं किया. अब इस इलेक्शन के बाद जाहिर हो गया है कि द मुस्लिम मैसेज आर नॉट विद द मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग तो एलीट पार्टी है और अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स की पार्टी है तकरीबन. हाँ जी, जो कि जिम्मेदारी को बचाना चाहती है. इसलिए वी विल नाउ स्टार्ट अ कैंपेन टू मोबिलाइज मुस्लिम्स एंड ब्रिंग देम इनटू द कांग्रेस फोल्ड. जिस पे जिन्ना साहब ने कहा कि ये तो अब हमारे साथ एक तरह का दे वांट टू एंड अप आवर एग्जिस्टेंस एज अ पार्टी. और वहाँ पे उन्होंने फिर एक्सट्रीम स्लोगन दिए कि इस्लाम ख़तरे में है और मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर तबाह हो जाएंगे अगर इंडिया आज़ाद होता है विद द कांग्रेस इन पावर. आई विल एंड हेयर. आराम आराम से हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.